हेलो फ्रेंड्स, एजुकेबल यूट्यूब चैनल पे आप लोग का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ज्योग्राफी क्लास 8 के चैप्टर 1 पर चर्चा किया था, जिसमें हम लोगों ने जाना था कि संसाधन क्या होता है, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं तथा प्राकृतिक वस्तु कब संसाधन बनता है। इन सारे विषयों पे हम लोगों ने एकदम बारीकी से इसका अध्ययन किया था। तो इसी तरह हम लोग आज एनसीईआरटी के नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं, जिसके विषय में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट चैप्टर है, जो 2 है, उसका नाम क्या है? तो भूमि, जल, वनस्पति और वन्य जीव है। तो इस पे हम लोग आज पहला सेगमेंट क्या देखते हैं? भूमि। तो भूमि क्या है, इसके विषय में चर्चा करेंगे और आगे बढ़ते हुए सारे जो फैक्ट है उनको सॉल्व करते चलेंगे। तो भूपृष्ठ पर क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग भूमि है? तो 30%। तो 70% कहने का मतलब क्या है? तो पानी है। 70% पे पानी पाया जाता है। भूमि ऊबड़ खाबड़, स्थलाकृति, पर्वतों की तीव्र ढाल, जल अक्रांत, मरुस्थल, सघन वन क्षेत्र के रूप में पाया जाता है। कृषि के लिए जो उपयुक्त भूमि है उसे क्या बोलते हैं? तो उर्वर मैदान कहा जाता है। अब जिस पे हम लोग कृषि करेंगे उसे किस रूप में जाना जाएगा? तो उर्वर मैदान के रूप में जाना जाएगा। अब भूमि का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो भूमि का उपयोग हमारे लाइफ में विभिन्न रूपों में किया जाता है, जैसे बर्तन बनाने में, मकान बनाने में, उद्योगों के निर्माण के लिए। तो उसी में से कुछ चीज़ें हैं जिनको यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये क्या है? सड़क, कृषि क्षेत्र, वानिकी खनन, उद्योगों की स्थापना आदि के लिए भूमि का उपयोग हमारे द्वारा किया जाता है। कहता है भूमि का भौतिक तथा मानवीय कारक होता है। तो भौतिक कारक कहने का मतलब क्या होता है कि यहाँ तक तो इसमें नहीं दिया हुआ इस पीडीएफ में, मैं लेकिन इसको जब मैं इसे वीडियो के साथ अपलोड करूँगा तो इसे मैं डाल दूँगा। तो आप लोग इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और सारे जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करते चलते हैं। तो क्या है, भूमि का भौतिक कारक क्या हो गया? तो भौतिक कारक का मतलब कहता है कि इसकी संरचना कैसी होगी, जैसे कि इसमें जलवायु का क्या प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी कैसी होगी। तो उसके कारण क्या है, भूमि का भौतिक कारक द्वारा उसका निर्धारण किया जाता है, उसका उपयोग किस प्रकार किया जाए। और मानवीय कारक में कैसे कि जनसंख्या है, प्रौद्योगिकी है, इसके अनुसार इसका यूज कैसे किया जाए। समझ गए? कहता है स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी तथा सामुदायिक 2 वर्गों में बांटा जाता है। स्वामित्व के आधार पर भूमि को निजी तथा सामुदायिक 2 वर्गों में बांटा जाता है। तो निजी भूमि क्या है? तो निजी भूमि पर किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, जैसे दुकान, मॉल, सिनेमा हॉल, ईटीसी। कहने का मतलब क्या है कि निजी भूमि किसी प्राइवेट व्यक्ति का होगा, जिस पर किसी एक या कुछ लोगों का अधिकार होगा, लेकिन वो प्राइवेट एरिया होगा। तो जैसे क्या है, दुकान है, मॉल है, सिनेमा हॉल है, समझ गए? इस तरह से प्राइवेट स्कूल भी होंगे, हॉस्पिटल्स भी होंगे। उसके बाद सामुदायिक भूमि क्या है? सामुदायिक भूमि उस भूमि को कहा जाता है जिस पर किसी समुदाय का अधिकार हो। कहने का मतलब कोई सामाजिक ग्रुप है उसका अधिकार हो या सामूहिक अधिकार हो, यानी सभी लोगों का अधिकार हो। तो इस तरह की भूमि को सरकारी भूमि भी कहा जाता है। अब जैसे क्या है, इसका एग्जाम्पल है पार्क है, हॉस्पिटल है, स्कूल है। समझ गए? अब कहते हैं भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो हम लोगों ने देखा है कि भूमि का हमारे लाइफ में किस प्रकार से उपयोग होता है, जैसे मिट्टी का बर्तन बनाने में, सड़क बनाने में, उद्योग धंधे लगाने में, खनन के लिए, वानिकी के लिए। समझ गए? तो इस तरह से इसका उपयोग जरूरी है, क्योंकि यह नवीकरणीय संसाधन है। लेकिन अगर इसका हम लोग विनाशकारी रूप में यूज करेंगे तो यह अनवीकरणीय रूप ले लेगा, और क्योंकि भूमि को बनने में लगभग अरबों साल लग जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, भूमि संसाधन का संरक्षण क्यों चाहिए? तो बढ़ती जनसंख्या तथा इसकी बढ़ती मांगों के कारण वन भूमि, कृषि योग्य भूमि पर बड़े पैमाने पर क्या हो रहा है? विनाश हो रहा है। क्यों? इसकी बढ़ती मांग। अब जनसंख्या बढ़ेगा तो एग्रीकल्चर वाला जो भूमि एरिया होगा उस पर क्या किया जाएगा? मकान बनाया जाएगा, या वन्य
जो वन्य संसाधन है उनको काटकर हटाकर, जंगल को हटाकर उस पर एग्रीकल्चर या मकान घर बनाने का प्रयास किया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि कृषि क्षेत्र पर उत्पादन के साथ साथ भूमि सीमित होता जाएगा, उत्पादन की भी भार बढ़ेगी और साथ में भूमि जो एग्रीकल्चर वाला जो क्षेत्र होगा उस पर क्या होगा, वो छोटा होते जाएगा। तो ये क्या है ना, भूमि का संरक्षण, तो हमारा क्या होगा, इससे भूमि बर्बाद होने लगेगा। तो इसीलिए इसका क्या करना है, संरक्षण करना है। अब भूमि का संरक्षण के लिए उपाय हैं, तो भूमि को किस प्रकार से संरक्षित रख सकते हैं, वन रोपण करके, भूमि उद्धार करके। भूमि उद्धार का मतलब क्या है कि जितना से जितना ज़्यादा एरिया हो उसे बचाया जा सके। वन रोपण, वनारोपण मतलब क्या हुआ कि हम अधिक से अधिक वन लगाएंगे ताकि इसके फर्टिलिटी में कोई प्रॉब्लम ना हो या इसका कटाव ना हो पाए। रासायनिक कीटनाशक विनियमित उपयोग, मतलब कि रासायनिक जो कीटनाशक को यूज करेंगे उसको क्या करेंगे, विनियमित, रेगुलर इसका यूज ना करके ज़रूरत के अनुसार इसका यूज करेंगे। उर्वरकों का भी उसी वही हाल है कि इसका भी यूज हम लोग कम करेंगे कि ताकि यह जो भूमि है वो बचा रह सके। अब ये क्या है कि विभिन्न प्रकार के रसायन जो है जाकर ये भूमि में मिल जाती है और भूमि को यह क्या कर देता है, अनुर्वर कर देता है। मतलब कि क्या है कि उसकी उर्वरा शक्ति को नष्ट कर देता है। अतिचारण पर रोक, अब जैसे कि क्या है, ज़्यादा अतिचारण होगा, मतलब कि पशुओं के द्वारा जो घास वाले मैदान है उसको अगर ज़्यादा खा लिया जाएगा तो ये क्या होगा कि वहाँ पर कि वहाँ की भूमि क्या होगी, वो बहकर, पानी के द्वारा बहकर नष्ट हो जाएगा या जल के द्वारा भूमि का अपरदन होने लगेगा। तो इन उपायों से क्या किया जा सकता है, भूमि को संरक्षित रखा जा सकता है। अब मृदा क्या है, तो भूपृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। अब भूपृष्ठ क्या है, तो जैसे ये क्या है, अर्थ है क्या, एक छोटा सा टुकड़ा है ट्राइंगल में, और ये क्या है, जो जैसे ये वाला पार्ट जो है, तो ये जो पार्ट बन रहा है वो क्या है, दानेदार कणों से बना हुआ पार्ट है, समझ गए। तो इस पार्ट को क्या कहा जाता है, तो मृदा कहा जाता है। अब जैसे क्या है, स्थल रूप के कारण मृदा के प्रकार का निर्धारण होता है। जैसे क्या मैं बताया था कि स्थल रूप के कारण कैसे मृदा का प्रकार निर्धारित होगा, तो ये क्या है कि कोई पर्वतीय क्षेत्र में जो मृदा पाया जाएगा उसे पर्वतीय मृदा कहा जाएगा, तटीय क्षेत्र में जो मृदा पाया जाएगा तटीय मृदा, मरुस्थल में जो पाया जाएगा वो बलुई मिट्टी होगी, उसे मरुस्थलीय मृदा कहा जाएगा। चट्टानों से बनी हुई मिट्टी अलग चट्टानी मिट्टी हो जाएगी। तो इस प्रकार मिट्टी का क्या है कि प्रकार निर्धारित होता है। मिट्टी बनता कैसे है, तो अपक्षय प्रक्रिया द्वारा मिट्टी का निर्माण होता है। मतलब कहने का मतलब जब चट्टानें टूटती हैं और उन पर प्रेशर और टेम्परेचर का जो प्रभाव पड़ता है उससे क्या होता है कि मिट्टी का निर्माण होता है। और मिट्टी के निर्माण में लगभग लाखों वर्ष लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर मिट्टी के बनने में। भारत में मृदा की प्रकार, तो भारत में कैसा मृदा पाया जाता है, तो जलोढ़ मृदा, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी और पर्वतीय प्रकार की मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी ये नदी द्वारा बनाया जाता है। लाल मिट्टी ये वाला जो है ये पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। लेटेराइट मिट्टी का भी ये तटीय क्षेत्र के साथ साथ पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, समझ गए। मरुस्थलीय मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी को है, तो उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी जो है मृन लिखा हुआ है मिट्टी होगा, ये क्या है, एक काली मिट्टी भी होती है जिसे रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। यह मिट्टी चट्टान के टूटने से बनता है, समझ गए। जैसे कि अग्नि चट्टान है उसके टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। मरुस्थलीय मिट्टी ये मरुस्थल में पाए जाने वाला मिट्टी है, जैसे राजस्थान और गुजरात में पाए जाते हैं। पर्वतीय प्रकार की मिट्टी वो मिट्टी होंगे जो हिमालय के क्षेत्र में या गिरिपद में पाया जाएगा। मृदा निर्माण के मुख्य कारक क्या है, अब मृदा निर्माण के मुख्य कारक में है जनक शैलों का स्वरूप। अब जनक, जैसे जनक शैल का मतलब क्या है कि अग्नेय चट्टान है, रूपांतरित चट्टान है या अवसादी चट्टान है। तो इन शैलों का जो स्वरूप होगा उस आधार पर मिट्टी का निर्माण होगा। जलवायु के कारक मतलब क्या है कि इस पर टेम्परेचर और प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है, उसके आधार पे इसका निर्माण होता है। जैसे कहीं पे दलदली मिट्टी पाया जाता है, कहीं पे
भूरी मिट्टी पाया जाता है, कहीं पे लाल मिट्टी पाया जाता है। तो इस पे क्या है कि जलवायवीय कारक प्रभावित करते हैं इसको। जैसे अन्य कारक में क्या है, स्थलाकृति, जैव पदार्थों तथा समय। अब जैसे क्या है स्थलाकृति, फिर वही बात मैं कहूँगा कि जैसे स्थलाकृति तो चट्टान वाले जगह पे या बालू वाले जगह पे अलग अलग जगहों पे डिफरेंट टाइप की मिट्टी पाए जाएंगे। तो इनके लिए स्थलाकृति भी रिस्पॉन्सिबल है। साथ में जैव पदार्थ, मतलब जैव पदार्थ करने का मतलब क्या है, जो पौधे होंगे, पत्ते होंगे, या जो विभिन्न प्रकार के जो से जैव पदार्थ अवशेष होंगे, उनके द्वारा जो मिट्टी होगा। और इसमें समय की बहुत भारी इम्पोर्टेंसी होती है, क्योंकि अगर समय के साथ मृदा के निर्माण में टाइम लगता है, इसलिए समय भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। मृदा के निम्नीकरण के कारक, जैसे क्या है, मृदा निम्नीकरण के लिए प्रकृति तथा मानवीय दोनों कारक जिम्मेदार है। तो प्रकृति कारक में क्या है कि बाढ़ आना, वर्षा होना, अधिक वर्षा होने से क्या होगा कि भूमि कटाव होगा, और क्या होगा, भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड। पहाड़ी वाले इलाकों में खास करके वर्षा के समय क्या होता है कि लैंडस्लाइड जैसे घटना देखने को मिलता है। और क्या है, तो बाढ़। इन तीनों कारकों से क्या होता है, भूमि का निम्नीकरण होता है। जैसे कि क्या होगा, बाढ़ आएगा तो यह अपने साथ मिट्टी का ऊपरी परत बहा कर ले जाएगा, जिसमें विभिन्न प्रकार के रसायन होते हैं जो मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मदद करते हैं। अब क्या है, अब जैसे करें मानवीय कारक में क्या है, मानवीय कारक में क्या है कि अधिक से अधिक वन उन्मूलन होता है। जैसे क्या हुआ कि वन उन्मूलन हो गया, वनों की कटाई हो गई, तो उससे क्या होगा कि मिट्टी पे प्रभाव पड़ेगा। अब जैसे क्या कि जंगल की जो मिट्टी है वो क्या होगा कि बारिश आने के साथ साथ वो बहकर जाकर किसी नदी या तालाब में मिल जाएंगी। अतिचारण, ये मैंने पिछले मतलब कि कुछ देर पहले मैंने इसे आप लोगों के समक्ष बताया था। रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग भी है, क्या करता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को नष्ट करता है, और ये मानवीय कारकों में आता है। मृदा के संरक्षण की विधियाँ, अब जैसे क्या है, मल्च बनाकर मृदा के संरक्षण किया जाता है। तो ये मल्च होता क्या है, तो जैसे क्या है कि खेत में क्या किया जाता है, पुआल, मतलब कहने का मतलब क्या है, जो जैविक सूखे पदार्थ होते हैं उनको ज़मीन पर डाल दिया जाता है और उसको कवर कर दिया जाता है ताकि वो नमी को बनाए रख सके। तो इसके दो होते हैं, एक तो प्राकृतिक रूप से क्या किया जाता है, पौधे वाले स्थान को छोड़कर खेत को जैविक पदार्थ, मतलब कि जो जैविक पदार्थ है जैसे घास फूस है या जो जैविक अवशेष है उसके द्वारा ढक दिया जाता है। दूसरा प्लास्टिक से क्या किया जाता है, ज़मीन को ढक दिया जाता है, क्योंकि ऐसे ढक देंगे तो ये ज़मीन के नमी को पूरी तरह से बनाए रखेंगे। तो इसे क्या कहा जाता है, मल्च बनाकर रखना, मल्च बनाना। और उसके बाद क्या कहते हैं, वेदिका बनाकर खेती। अब जैसे क्या है कि पहाड़ी वाले इलाके में सीढ़ीनुमा खेती की जाती है। तो सीढ़ीनुमा खेती करने के लिए क्या होता है कि कुछ दूर खेत के ऊपर वेदिका बनाया जाता है, जिससे क्या होता है कि लगातार जो बारिश होगा तो वो बारिश डायरेक्ट क्या बोलते हैं कि भूमि को प्रभावित नहीं करेंगे, और वो धीरे धीरे करके नीचे पानी गिरेंगे, जिससे भूमि का कटाव कम होगा। तो इसे सीढ़ीनुमा खेती भी कहा जाता है। अब क्या है, सीढ़ीनुमा खेती के नाम से भी जाना जाता है, ये जानकर रक्षक मेखलाएं। अब तटीय क्षेत्र में क्या किया जाएगा कि पेड़ को किनारे से लगा दिया जाएगा। तो तटीय तथा शुष्क क्षेत्रों के पवन की गति को रोकने के लिए वृक्ष को एक कतार में लगा दिया जाता है, समझ गए, एक वृक्ष को कतार में लगाया जाता है, जिससे क्या होगा कि ये पवन की गति या रास्ते में अवरोध उत्पन्न करेगी, और क्या होगा कि जो तटीय मैदान की जो मृदाएं हैं वो दूसरी जगह उड़ के नहीं जाएंगे। समझ रखिए। अब जैसे ये क्या है कि जैसे ये ढलान है, समझ रखिए, जुताई में देख लेते हैं। जैसे ये क्या है कि इस तरह से ये पर्वत है और ये ढलान है, तो ये क्या किया जाएगा, जैसे ये पर्वत है और तो क्या किया जाएगा, इसको इस तरह से इसमें वेदिकाएं बना दिया जाएगा। ये समोच्च रेखीय क्या किया जाएगा, नाला की तरह ऐसे बना दिया जाएगा। तो इससे क्या होगा कि यहाँ से जो पानी गिरेगा
वो आकर इन नालों के माध्यम से रुक जाएगा और यहाँ से जो मिट्टी कट कर आएगा यहाँ पे ये फंस कर रह जाएंगे। तो जैसे कहते हैं यह जुताई ढलानों के समांतर न करके लंबवत की जाती है, समांतरवत न कर लंबवत की जाती है। ये तो क्या करता है, अपवर्तित मिट्टी इन नलियों में जाकर फंस जाती है और ये क्या करता है, मृदा कटाव को रोकने में सहायता करता है। अब कहता है चट्टानों का बांध बनाकर जल बहाव को रोकना। इसमें भी क्या होगा कि जैसे ये इस तरह से पैरेलल ये चल रही है तो ये ढलान के पैरेलल न चल के लंबवत क्या किया जाएगा, पत्थरों से घेर दिया जाएगा। तो ये क्या करेगा कि मृदा कटाव को रोक देगा। अब मैंने जितने सारे फैक्टों को जो इसमें था इसको मैंने पढ़ाया। अगर वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसीलिए मैंने क्या किया, इसे छोटे छोटे पार्टों में लेकर आऊँगा और आप लोगों को अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करूँगा। इसे मैं PDF के रूप में वीडियो में अपलोड करूँगा। तो अगर आपको वहाँ से PDF डाउनलोड करना पड़े तो आप लोग कर सकते हैं और इसको रिवाइज करेंगे। साथ में क्या करेंगे हम लोग कि चैप्टर 8 का ज्योग्राफी के चैप्टर 2 को पढ़ कर आएंगे, तभी ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगी। समझ गए? तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ।